जयतु संस्कृतम। मैं अजय पांडे एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर स्वागत करता हूं। मित्रों, इधर कुछ दिनों पहले हम थोड़ा दीपावली के चकाचौंध में हम लोग व्यस्त हो गए थे और पटाखों की फूट और इधर उधर भाग दौड़ में व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई थी, इसलिए हम वीडियो नहीं आपके सामने ला पाए। आज कुछ दिनों बाद मतलब 2-4 दिन का गैप हो गया, इसके बाद फिर से हम आपको एक नए प्रकरण के साथ इस पर चर्चा होगी। हुआ क्या था कि अगर 2-3 दिन पहले अगर हम वीडियो बनाते तो बाहर जो है पटाखे फूट रहे थे तो आपको लगता कि कहीं शंकर जी वो डमरू तो नहीं बजा रहे हैं, वर्णमाला में आप चले जाते। और पढ़ाना हमको समास है, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाए, बीच बीच में पटाखे की आवाज़ आती। तो चलिए आज हम एक नए प्रकरण के साथ चर्चा करेंगे, समास प्रकरण की। समास, सबसे पहले इसी शब्द को देखते हैं कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो समास को आप देख रहे हैं कि इसमें सम उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्गों में एक उपसर्ग है सम, और एक धातु है असु छेपड़े। असु छेपड़े, इसमें असुधात है तो इसमें केवल अस बचता है, ऊ की संज्ञा हो जाती है। ठीक है, केवल अस धातु बचती है। ठीक है, तो सम उपसर्ग हो गया और कौन सी धातु हो गई? अस, अस धातु हो गई और फिर घय प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब घय प्रत्यय में या की संज्ञा हो जाती है, हलंतम से संज्ञा हो गई, फिर तसिलूप से लूप होकर खत्म। घा बचा, घा में देखिए घा है और आ है, ये है ना, घा की संज्ञा हो जाती है किस सूत्र से? लसकोत्तधिते से। ठीक है, लसकोत्तधिते कहता है कि ला हो, शा हो और या का वर्ग का हो किसी प्रत्यय में, तो उसकी संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा। ठीक है, तो घय में क्या बचा? शेष, आ शेष बचा। घय में यहाँ क्या बचा? आ बचा, और यहाँ क्या है? अस। ठीक है ना, घय प्रत्यय जहाँ लगता है उसके उपधा की वृद्धि हो जाती है। उपधा इसमें कौन है? अस में उपधा क्या है? आ है। उपधा क्या होगा? अंतिम अल से ठीक पहले वाला अल उपधा कहलाता है, तो इसमें आ है तो आ में वृद्धि हो जाती है, तो क्या होगा? आस बन जाएगा ना भाई। घय प्रत्यय के नाते उपधा में वृद्धि हुई है तो उपधा क्या है? आ है, ये वृद्धि होकर के क्या बन जाएगी? आ, आस। अब आ इसमें मिल जाएगा, क्या बनेगा? सा पूरा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ क्या है? सम। ठीक है, समधन आस, पूरा क्या बना? समास। ठीक है, समास का अर्थ क्या है? समास शब्द को समझ में आ गया ना व्युत्पत्ति इसकी? सम उपसर्ग है, अस धातु है और घय प्रत्यय है। ठीक, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या अर्थ है? संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं? समसन, ये है ना, समसन कहा गया ना, समसनम समास है, अर्थात संक्षेपीकरण ही क्या है? समास है। तो संक्षेपीकरण ही समास है, इसका मतलब ये नहीं कि जहां जहां संक्षेप हो सब समास है। व्याकरण के लिए यह योग रूढ़ शब्द हो गया है। ठीक है, योग रूढ़ का मतलब केवल पदों में ही योग रूढ़ हो गया। जैसे जब दो या दो से अधिक पद एक साथ मिल जाएं, अर्थ वही प्रतीत हो, तब उसे ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है, अनेक पदानाम, एक हो गया ना, समसनम समास है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। ठीक है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है। अनेक माने जो एक ना हो, मतलब एक से ज्यादा हो, तो समास होने के लिए कम से कम 2 पद चाहिए ना, तो कम से कम 2 या 2 से अधिक पद, मतलब अनेक पदानाम, अनेक पदों का एक पदी भवनम, मतलब एक पद हो जाना ही क्या है? समास है। पद माने शब्द जिसमें सुविभक्ति लग गई है, सुप्रत्यय लग गया है, तो अनेक पदों का एक पद हो जाना समास है, या समसनम समास है। संक्षेपीकरण ही क्या है? समास। समास आ गया। चलिए,
आज हम समास की भूमिका ही बताएंगे। इसमें कुछ शब्द आपको जब समास पढ़ाएंगे तो कुछ शब्द इसमें व्याकरणिक आते हैं, वह पर्टिकुलर समास के लिए ही आते हैं। तो सबसे पहले उन शब्दों को जान लेते हैं। तो समास आपने देख लिया, एक आता है विग्रह। विग्रह क्या है? विग्रह क्या है? वृत्त्यर्थावबोधकत्वम वाक्यम विग्रह। वृत्त्यर्था व बोधकत्वम वाक्यम विग्रह। वृत्ति, वृत्ति क्या है? समास एक वृत्ति है। वृत्ति माने विधा, व्याकरण की। देखिए संधि, संधि कहा गया है। संधि और समास व्याकरण की दो अर्गलाएं हैं, ठीक है ना, दो द्वार हैं समझिए। किसी भी व्यक्ति को अगर संस्कृत का व्याकरण पढ़ना हो तो जब तक उसको संधि बढ़िया से नहीं आए, समास उसको अच्छी तरीके से नहीं आए, तो व्याकरण उसका पढ़ना व्यर्थ है, निरर्थक है। उसको व्याकरण समझ में ही नहीं आएगा। यह वर्णों का मेल है और यह पदों का मेल है, शब्दों का मेल है। तो वर्ण और पद ही तो हैं व्याकरण में। तो जब तक आप इनके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तब तक आपका व्याकरण पढ़ना निरर्थक है। तो संधि और समास, इसीलिए सबसे पहले हमने पहली वीडियो संधि की बनाई, इसके ठीक बाद हम समास पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो समास क्या है? ये वृत्ति है, विधा है। इस वृत्ति के अर्थावबोधकत्वम, अर्थ का अवबोध कराने के लिए, वाक्य माने जिस वाक्य को बताया जाता है या जो वाक्य बनता है वही क्या है? विग्रह है, ठीक है ना। कहने का मतलब जो पद है, जो दो से अधिक पद हैं, 3 पद 4 पद हैं, उन पदों का अर्थ बताने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? विग्रह। जैसे मान लीजिए एक पद है, कोई पद देख लीजिए, जैसे दशरथ पुत्र है, दशरथ पुत्र। अब यह एक पद है, इसमें 2 पद हैं। देखिए एक पद है दशरथ, एक पद है पुत्र, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होगा? दशरथ का पुत्र। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ऐसे थोड़े रहेगा, यह बनेगा दशरथस्य पुत्र। अब 2 पद आ गए ना, ये दशरथस्य और ये पुत्र है, देखिए आ गए ना। यही क्या है? विग्रह है। जैसे शब्द बनाया हमने घन श्याम, घन श्याम, ठीक है। अब इसका विग्रह क्या होगा? घन इव श्याम, घन इव श्याम। घन माने बादल, श्याम माने काला, ठीक है। काला किसके समान है? बादल के समान है। तो इव जो शब्द यहाँ अलग से आया है, देखिए यहाँ 2 ही पद है, एक घन है और एक श्याम है। इव क्या है? अलग से आया, यह भी विग्रह है। क्यों? क्योंकि घनश्याम के अर्थ को बताने के लिए इव का यहाँ आना जरूरी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब विग्रह वह है जो समासिक पद के अर्थ को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विग्रह। और भी कई शब्द हैं विग्रह के साथ साथ, समास हो गया, विग्रह हो गया, ठीक है। 2 शब्द हैं, एक है पूर्व पद और एक है उत्तर पद। जब समास की चर्चा होगी तो ऐसे ऐसे शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, इसलिए समास पढ़ने से पहले इन शब्दों को जान लेना जरूरी है। पूर्व माने क्या होता है? पहले, पूर्व माने पहले, और उत्तर माने बाद में। पद माने आप समझ ही रहे हैं, जिसमें सु और जस इत्यादि लग जाता है उसको क्या कहते हैं? पद। पूर्व माने पहले, तो पहला पद, और उत्तर माने बाद में दूसरा पद, बाद वाला पद। जैसे दशरथस्य पुत्र, इसमें 2 पद है, 2 पद है, इसमें पूर्व पद कौन है? दशरथस्य, और उत्तर पद कौन है? पुत्र। ये समझ में आ गया? पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। 2 पद होते हैं, एक पूर्व होता है, एक उत्तर होता है। अच्छा, इसके पहले हम चर्चा किए हैं विग्रह की। तो विग्रह में भेद देख लीजिए, कितने तरह के विग्रह होते हैं। विग्रह कितने तरह के हैं? 2 तरह के। एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह माने जो लौकता हो, और अलौकिक विग्रह माने जो न लौकता हो, ठीक है। लौकना भोजपुरी का शब्द है ना,
दिखाई देना। लौकिक विग्रह माने जो दिखाई देता है, अलौकिक जो नहीं दिखाई देता है। तो दो तरह के हैं विग्रह। जैसे दूसरा कोई जो बार बार दशरथ पुत्र ही नहीं ठीक है, दूसरा कोई शब्द लीजिए, राजपुरुष। एक शब्द है राजपुरुष, ठीक है। इस शब्द में दो पद हैं, एक है राज्य है और एक है पुरुष है। अब बताइए आप, इसमें राज्य है पूर्व पद है कि उत्तर पद है? पूर्व पद है। और पुरुष है उत्तर पद है, ठीक है। दो पद आए और एक पूर्व पद हो गया और एक उत्तर पद हो गया, ठीक। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि राज्य हमें कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी, षष्ठी विभक्ति लगी है ना। और पुरुष हमें प्रथमा, ठीक। अब इसका एक तो विग्रह ये हो गया लौकिक, राज्य है पुरुष। हमने प्रत्यय लगाया सु और जस वाली, जहां भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में जो प्रत्यय था वह प्रत्यय लगाया, उस प्रत्यय को सिद्ध कर दिया, ठीक है। और उसका रूप बना दिया, बना राज्य है। पुरुष में सु प्रत्यय लगाया, उसको सिद्ध कर दिया, पुरुष हो गया। तो ये हो गया लौकिक विग्रह। अब इसी का अलौकिक विग्रह क्या होगा? क्या होगा? शब्द है राजन, ठीक। राजन में जब नस प्रत्यय आप लगाएंगे, नस, तब बनेगा राज्य, ठीक है। और पुरुष दूसरा क्या है? पुरुष। पुरुष में जब सु प्रत्यय लगाएंगे तो अब क्या बनेगा? पुरुष है। अब इसका अलौकिक विग्रह क्या हो गया? राजन नस और पुरुष सु। और दशरथ पुत्र का क्या हो जाएगा? दशरथ, वो भी षष्ठी में है ना, दशरथ नस, दशरथ से बन जाएगा। और पुत्र है, पुत्र सु। ये क्या हो गया? अलौकिक विग्रह। और लौकिक विग्रह क्या क्या होगा? दशरथस्य पुत्र है। यह जो विसर्ग लग गया और दशरथस्य के बाद यह स्या लग गया, ये सिद्ध रूप है, नस का ही सिद्ध रूप है ये, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि जो लौक रहा है वो लौकिक है, जो नहीं लौक रहा हो क्या है? अलौकिक है। बात समझ में आई कि नहीं? दो चीज आपने यहाँ देखा। आपने देखा समास, विग्रह। विग्रह कितने तरह के? दो तरह के, लौकिक और अलौकिक, ठीक है। तो कुल मिला के अब समास को थोड़ा सा और ठीक से जानते हैं कि समास की और विस्तृत व्याख्या देख लीजिए। एक श्लोक है, उस श्लोक को आप बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे तो समास के बारे में कोई शक नहीं रहेगा। विभक्तिर लुप्यते यत्र, ठीक, तदर्थस्तु प्रतीयते, ठीक। पदानां चैक पद्यम तु समासो विधीयते। पदानां चैक पद्यम च समासः सो विधीयते। पद्यम च समासः सो विधीयते, ठीक है। पूरा श्लोक है, विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानां चैक पद्यम च समासः सो विधीयते, ठीक है। समासः, समास, सो अभिधीयते कहा जाता है। समास कहा जाता है किसको? पदानां चैक पद्यम च। पदानां माने बहुत से पदों का एक पद्यम च, एक पद हो जाना, ठीक है ना। बहुत से पद च एक पद्यम, यहाँ देखिए चैक पद्यम है ना, च धन एक पद्यम, वृद्धि संधि। तो पदों का एक पद हो जाना समास कहा जाता है। और कब कहा जाता है? विभक्तिर्लुप्यते यत्र। यत्र माने जहाँ, विभक्तिर्लुप्यते विभक्तियों का लोप हो जाए, और तदर्थस्तु प्रतीयते अर्थ तो वही प्रतीत हो, ठीक है। विभक्तियों का लोप हो जाए और अर्थ वही प्रतीत हो। अब पदानां चैक पद्यम च माने 2 या 2, 4, 6, 10 जितने पद हैं सभी पदों का एक पद हो जाए, वह क्या कहलाता है? समास, ठीक है। जैसे ये देख लिए राज्य है,
पुरुषः, दो पद है, ठीक है, ध्यान देखिए, राज्य है पुरुषः, यह षष्ठी एक वचन का है, यह प्रथमा एक वचन का है, दो पद हैं। इसका अर्थ क्या होगा? राजा का पुरुष। राज्य है पुत्र है अगर होता तो राजा का पुत्र। अब मान लीजिए इन दो पदों में हमें समास करना है तो क्या होगा? पहली शर्त क्या है? विभक्तिर लुप्यते यत्र। सबसे पहले क्या करेंगे? विभक्तियों का लोप कर देंगे। तो विभक्तियों का जब लोप हो जाएगा तो राज्य क्या बनेगा? राजन बन जाएगा ना, यही बनेगा ना भाई। राजन शब्द राजा राजा न बनता है ना भाई। नस प्रत्यय इसमें लगे, प्रत्यय खत्म कर दीजिए, विभक्ति खत्म कर दीजिए, बनेगा क्या? राजन। और यहाँ क्या बन जाएगा? पुरुष। ठीक, राजन पुरुष। अब ना की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, बनता क्या है? राजपुरुष। अब ये दो पद थे, अब एक कितना पद हो गया? एक पद हो गया। ये हो गया ना पदानाम चैक पद्यम, मतलब पदों का एक पद हो गया। ठीक, और तदर्थस्तु प्रतीयते। अब बताइए कि राज्य पुरुष का क्या अर्थ था? राजा का पुरुष। अब राजपुरुष का क्या अर्थ है? राजा का पुरुष। अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हम बता रहे हैं दशरथस्य पुत्र है, दशरथ का पुत्र, और दशरथ पुत्र अगर एक में कर दिए तब दशरथ का पुत्र, अर्थ वही है। मतलब विभक्तियों का लोप हो जाए और अर्थ वही प्रतीत हो, और अनेक पद यहाँ मिलकर एक पद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। और देखिए कुछ और शब्द हैं ट्रिपिकल, उनको जान लेना जरूरी है। एक है समस्त पद। समस्त पद, समस्त पद क्या है? इसको एक नाम और देते हैं सामासिक पद। सामासिक पद यह क्या है? वही है अनेक पदानाम चैक पद्यम भवनम। ठीक है ना, अनेक पदानाम एक पदी भवनम क्या है? समस्त पद है। अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या है? समस्त पद है। जैसे रामः, भरतः, और के रहा लक्ष्मणः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्न, सबसे छोट के रहा है? शत्रुघ्न। रामः, भरतः, लक्ष्मणः, शत्रुघ्न। ये चारों चार पद हैं कि नहीं? चार पद है ना। एक वचन में राम, एक वचन में भरत, एक वचन में लक्ष्मण, एक वचन में शत्रुघ्न। ये चारों चार पद हैं। अब क्या करना है हमको? इसमें समास करना है। ठीक, समास करते समय पहला काम क्या करेंगे? विभक्तियों का लोप कर देंगे। राम की विभक्ति निकालेंगे, क्या बनेगा? राम। अब ये प्रातिपदिक हो गया। भरत की विभक्ति निकालेंगे तो क्या बनेगा? भरत। लक्ष्मण से लक्ष्मण आ गए, विभक्ति वहीं छोड़ के आए हैं, और शत्रुघ्न से शत्रुघ्न आ गए। ये बना हमारा एक पद। अब तक कितने पद थे? चार पद। ठीक है ना। अभी ये पद नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक इसमें विभक्ति नहीं लगेगी। ठीक है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अब एक शब्द हो गया। जैसे राम पहले एक शब्द था, ठीक है, प्रातिपदिक था, उसी तरह से विभक्ति लगने से पहले राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एक प्रातिपदिक हो गया। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है? विभक्ति लगाना। तो ये बताइए आप, जब आपने इसकी विभक्ति को खत्म कर दिया तो क्या इसका अर्थ बदल गया? नहीं बदला ने। राम का अर्थ जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है। भरत का अर्थ भरत तब भी था, अब भी है। लक्ष्मण का अर्थ यहाँ भी लक्ष्मण था, यहाँ भी लक्ष्मण। शत्रुघ्न जो यहीं थे वो यहीं पर है, जो थे वही है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। हुआ क्या? अंतर क्या हुआ? जहाँ तक ये चार पद थे अब तक, अब ये क्या हो गया? एक पद में। अब इसमें हमको विभक्ति लगाना है। विभक्ति कितने वचन में लगेगी? कितने लोग हैं? अब तक चार लोग चार पदों में थे ना, अब क्या है? चार लोग एक पद में हैं, तो बहुवचन की विभक्ति लगेगी ना। अब राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चार लोग हैं तो एक वचन तो होगा नहीं, द्विवचन होगा नहीं, कितना होगा? बहुवचन। तो बहुवचन में क्या रूप चलेगा? अकारांत पुल्लिंग बन गया ना। जैसे राम था वैसे शत्रुघ्न, नाम यह है अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम की तरह रूप चलाए गए। क्या बनेगा? राम है, रामौ, रामाः। उसी तरह से राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न है, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्नौ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्ना। ठीक है ना। ये रूप राम के ही तरह चलेगा। ठीक। अब ये क्या हो गया?
समासिक पद हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? इसको सामासिक पद कहते हैं। ठीक, अब विग्रह पद क्या है? इसी को बिखेर दीजिए। इसी का अर्थ बताने के लिए हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो विग्रह हो जाएगा। अब बताइए विग्रह इसका क्या होगा? रामश्च, भरतश्च, लक्ष्मणश्च, शत्रुघ्नश्च। ठीक है ना, रामश्च, भरतश्च, लक्ष्मणश्च, शत्रुघ्नश्च। ये जो च बार बार आ रहा है, ये अलग से आ रहा है ना, लेकिन इसकी जरूरत है यहाँ। क्यों? क्योंकि इसके अर्थ को बताने के लिए यह च आना जरूरी है। और जितने भी शब्द इसमें लाए गए हैं सब क्या कहलाएंगे? विग्रह। ठीक है ना, जैसे आप क्या करते हैं, गेहूं धोने के लिए क्या करते हैं? उसको पहले धोते हैं, धोने के बाद उसको क्या करते हैं? फैलाते हैं, सुखाने के लिए फैलाते हैं ना। तो फैलाना क्या है? विग्रह है। और शाम को जब बटोरते हैं उसको, शाम हो जाती है तो बटोरते हैं, तो वही क्या है? समास है। समझ में आ गया ना? फैलना ही विग्रह है और बटोरना ही समासनम समान। एक जगह व्यवस्थित रूप से बैठना, आसमाने बैठना भी होता है, बैठना क्या है? समास। शब्दों का 2 या 2 से 4, 6, 8, 10 जितने भी शब्द हों, सारे शब्दों का एक स्थान पर एक जगह सिस्टम से बैठ जाना ही समास। सिस्टम क्या है? विभक्तियों का लोप होगा। और क्या सिस्टम है? अर्थ वही बताएगा। और क्या सिस्टम है? अनेक पदों का एक पद हो जाना। ठीक है, तो समास की ये थी भूमिका। और अब आते हैं समास के प्रकार। समास आज आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कौन से समास की क्या परिभाषा है। केवल समास पढ़ने से पूर्व जितनी चीज़ें आवश्यक हैं उतनी इस वीडियो में बताएंगे। समास के प्रकार कितने तरह के हैं समास? वैसे तो कहा गया है समास है पंचधा। कितने हैं? 5 हैं। समास है पंचधा। लेकिन विशेषकर यह वीडियो सुपर टेट वालों के लिए, हमारे टेट वालों के लिए बनाया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें जानना है जरूरी है। टेट से ऊपर वाली जो परीक्षा है टीजीटी पीजीटी स्तर की, वहाँ समास कितने तरह के हैं? 5 तरह के हैं। लेकिन बात जब टेट और सुपर टेट या सी टेट या पूरे देश में जहाँ भी टेट हो रहा है टेट की आएगी, तो समास वहाँ कितने हैं? 6। ठीक है ना, वहाँ कितने समास हो जाएंगे? 6 समास हो जाएंगे। ज़्यादा पढ़ लिए हैं। कितने समास हैं? 6। किसके लिए? टेट के लिए। ठीक है ना, और उसके ऊपर वाली परीक्षाओं के लिए 5 ही हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। ठीक है, चौथा है द्विगु समास। 5वां है द्वंद्व समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ बताया ना समास 5 तरह के हैं। कैसे 5 तरह के हैं? ये जो तत्पुरुष समास है ना, ये कर्मधारय इसी का एक भेद है। ठीक है ना, तत्पुरुष समास का ही कर्मधारय एक भेद है। इसीलिए 5 हो गए कि नहीं, ये दोनों मिला के 1 हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना। और ऊपर वाली परीक्षाओं में जब जाएंगे नेट जेआरएफ वाली में, तो वहाँ 4 है मान लीजिए। ठीक है ना, वहाँ कितने समास हैं? 4 समास हैं। वो कैसे? ये जो द्विगु है ये कर्मधारय का ही भेद है। ठीक है ना, जैसे भाई एक पेड़ है, ठीक है, समास का एक पेड़ है, इसी में एक तत्पुरुष समास है, उसकी एक डाल निकल गई। कौन है? कर्मधारय। ठीक है ना, अब कर्मधारय में भी एक डाल निकल गई, ये कौन है? द्विगु। ठीक है ना, ये क्या है? कर्मधारय। ये क्या था? तत्पुरुष। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? तो सब तो एक हैं, सब तत्पुरुष से ही तो निकल रहे हैं। तो समास अब कितने हो गए? 4। लेकिन ये सब बातें भूल जाइए, आपको पढ़ना है समास 6, क्योंकि परीक्षा में वही आएगा। और टेट वाली परीक्षा में कहाँ से आते हैं? कक्षा
3-4 से ले करके इंटर तक की जो किताबें हैं NCERT की, आयोग वहीं से प्रश्न पूछता है। और इंटर तक की किताबों में आपको चूँकि बताया ही गया है कि समास 6 तरह के हैं, इसलिए आपको समास 6 तरह के पढ़ने हैं। ठीक है, अब आगे वाली वीडियो में एक एक समास का हम विधिवत वर्णन करेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या, जयतु संस्कृतम। अगर हमारा चैनल और वीडियो आपको अच्छा लगे तो संस्कृत धारा 2.0 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।